नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के साइवी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पाठ्यक्रम में जो आपके नाटक लगे हैं, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, अन्य विधाएं हैं, उन सब पर आधारित आप लोगों को लगातार इस समय वीडियो दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, जिससे आप रिवीजन कर सकें। और ये फास्ट रिवीजन चल रहा है। फास्ट रिवीजन में आपने देखा है कि जो पाठ्यक्रम में 14 नाटक लगे थे, उनमें से 2 पार्ट करके 7-7 नाटकों का आप लोगों को वीडियो दिया गया। आपने उसका रिवीजन किया। अब पाठ्यक्रम में जो 21 कहानियां लगी हैं, उन 21 कहानियों को 2 पार्ट में करके आप लोगों को वीडियो दिया जा रहा है। पहला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट आप यूट्यूब पर जाएं और कंपटीशन एकेडमी NTNet सर्च कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी लोगो यही मिलेगा जो यहाँ पर लोगो आपको देखने को मिल रहा है। यही लोगो आपको कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब पर मिलेगा। लोगो एक बार देख लें, यही लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो उसका आप सेकंड पार्ट वहाँ देख सकते हैं। और फिर इसके बाद में पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे हैं, उन उपन्यास का भी इसी तरीके से फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। मात्र 6 से 7 दिन के अंदर आप सारी गतिविधियों का रिवीजन कर सकते हैं। इस समय रिवीजन में आपको पूरी रचना नहीं पढ़नी है। जैसे कहानी की बात हो रही है, तो भीष्म साहनी की जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी है, उसे पूरा नहीं पढ़ना है। और विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी अगर आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, तो आपको यह मिला होगा कि जो पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं, उनके जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग रचनाकार की रचनाओं की बात करते हैं, रचनाकार के बारे में जान लेते हैं और मुख्य रचना में मुख्य जो प्रमुख जो बातें हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी पूरी रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से 6 से 7 दिनों में सारी गतिविधियों का रिवीजन आप इजी वे में कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। भीष्म साहनी की बात करते हैं तो इनका जन्म विभाजन से पहले 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। अब यहीं से आपके लिए तथ्य बनना शुरू हो जाता है कि भीष्म साहनी को, क्योंकि आप देखते हैं कि अब परीक्षाओं में 1, 2, 3, 4 पॉइंट करके प्रश्न आते हैं। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, या 1, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सभी बिंदुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वो मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वह मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। भीष्म साहनी ने 1965 से 67 तक नई कहानियां पत्रिका का संपादन भी किया है। कथाकार के रूप में भीष्म साहनी जी भीष्म साहनी पर यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप है। उनकी जो भी कहानियां हैं, उन कहानियों में अंतर्विरोधों व जीवन के द्वंद्वों विसंगतियों से जकड़े मध्य वर्ग के साथ ही निम्न वर्ग के जिजीविषा संघर्षशीलता को उद्घाटित किया गया है। जनवादी कथा आंदोलन के दौरान भीष्म साहनी ने सामान्य जन की आशा, आकांक्षा, दुख, पीड़ा, अभाव, संघर्ष, विडंबनाओं को अपनी रचनाओं से ओझल नहीं होने दिया। इनके जो उपन्यास हैं वह इस प्रकार हैं। आप देखेंगे कि परीक्षाओं में इनके उपन्यास पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की मारी, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना, जिनमें से तमस आपके पाठ्यक्रम में भी है। बसंती, कड़ियाँ, झरोखे ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो भी उपन्यास है, इन उपन्यासों को आप जरूर ध्यान रखें। कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि उपन्यासों पर आधारित परीक्षा में प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ लिया जाता है कि यह जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा, प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस तरीके से भीष्म साहनी के जो उपन्यास हैं, भीष्म साहनी के उपन्यास इन्हें ध्यान रखिएगा। और ये प्रकाशन वर्ष जो पूछ लिया जाता है, उस प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है।
कि ये जो उपन्यास दिए गए हैं, इन उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। भीष्म साहनी के जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष या पहला उपन्यास कौन सा है या अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो इस तरीके से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही पाठ्यक्रम में जो नाटक दिए गए हैं, पाठ्यक्रम के नाटक को भी आपको ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम में जो नाटक है उन नाटकों का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उन नाटकों को भी आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। जो यहाँ पर दिया गया नाटक हानूस है, कई बार पूछा गया। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, ये नाटक है। इनका प्रकाशन वर्ष अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे झरोखे है, झरोखे इनका पहला उपन्यास है, 1967 ईस्वी का है। उसके बाद है कड़िया, 1970 में है। तमस 1973 में है। बसंती 1980 में है। मैया दास की मारी 1988 में है। कुंतो 1993 में है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 में है। जय हिंद की सेना 2010 में है। तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसे ही इनके जो नाटक है, आत्मकथा है, कहानी संग्रह है, इन्हें भी ध्यान रखिए। कहानी संग्रह में भाग्यरेखा कई बार पूछा गया है। कहानी संग्रह में इनका जो भाग्यरेखा है, वो भाग्यरेखा भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे भी आपको ध्यान रखना है। भाग्यरेखा है, पहला पाठ है, भटकती राख है, वांचू है, पटरियाँ है, ये जो कहानी संग्रह है, इन कहानी संग्रह को भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे भी आप ध्यान रखें कि भीष्म साहनी की जो कहानियां हैं, जो कहानी संग्रह है, वह कहानी संग्रह पहला कौन सा है या अंतिम कौन सा है, तो इस तरीके से कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। शोभा यात्रा है, निशाचर है, वांचू है। अब पाठ्यक्रम में अगर एक एक कहानी संग्रह पर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो आप देखेंगे भाग्यरेखा कहानी संग्रह है। भाग्यरेखा जो इनका कहानी संग्रह है, ये इनका पहला कहानी संग्रह है और भाग्यरेखा में कुल कहानियों की संख्या 14 है। जो संकलित कहानियां हैं वो 14 कहानियां संकलित है इस संग्रह में। इस संग्रह में अनोखी हाड़ी कहानी लोककथा की पृष्ठभूमि को बनाकर लिखा गया है। ज्योति कहानी ग्रामीण संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। देवता और रेंजर कहानी में अफसर वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। खून के छींटे कहानी में गांव का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। नीली आंखें कहानी दो गरीब युवक युवती की प्रेम कहानी है। पहला पाठ कहानी संग्रह में चीफ की दावत कहानी संकलित है, जो आपके पाठ्यक्रम में है पहला पाठ। इस संग्रह में संकलित कहानियों में रानी महतो कहानी, बाप बेटा कहानी, कांटे की चुभन कहानी, पाप पुण्य कहानी है। भटकती राख संग्रह में कुल 20 कहानियां संकलित हैं। भटकती राख कहानी जन कल्याण की अमर स्मृति की कहानी है और इस संग्रह में संकलित कहानियां माता विमाता, यातें, खून का रिश्ता, बात की बात, एक रोमांटिक कहानी, नई हवेली कहानी, सिर का सिंह कहानी, कुछ और साल कहानी, इपला कहानी, पास फेल कहानी, प्रोफेसर कहानी, अपने बच्चे कहानी, साये कहानी आदि संकलित हैं। ऐसे ही पटरिया कहानी संग्रह की बात करें तो 14 कहानियाँ संकलित है। इसी में अमृतसर आ गया कहानी संकलित है और इस संग्रह में ललक कहानी, मौका परस्त कहानी, इंद्रजाल कहानी, अभी तो मैं जवान हूँ कहानी, तस्वीर कहानी, ढोलक कहानी, जख्म कहानी, भगोड़ा कहानी संकलित है। ऐसे ही वांचू कहानी संग्रह की अगर बात करें तो 11 कहानियां संकलित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शोभा यात्रा में भी 11 कहानियां संकलित हैं। निशाचर कहानी संग्रह में 14 कहानियां संकलित है। पाली कहानी संग्रह में 11 कहानियां संकलित हैं। तो ये पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उनकी अब यहाँ बात करेंगे कि अमृतसर आ गया कहानी जो पटरिया काव्य कहानी संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में
भीष्म साहनी ने व्यक्ति के मनोविज्ञान को बहुत ही सूक्ष्मता से रेखांकित किया है। इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया कि विभाजन के समय की परिस्थितियों ने आदमी को क्रूर बना दिया, और इतना ही नहीं, क्रूर बना दिया, जो मानवता थी वो मानवता मर चुकी है। इस कहानी में दिखाया गया कि मानवता जो है वो मानवता समाप्त हो जाती है, मानवता मर जाती है। ये दिखाया गया अमृतसर आ गया कहानी में। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि विभाजन के समय की परिस्थिति ने आदमी को किस तरीके से क्रूर बना दिया है, आदमी को किस तरीके से क्रूर बना दिया, मानवता मर चुकी। इस कहानी में सांप्रदायिकता की समस्याएं क्या क्या दिखाई गई हैं। तो सांप्रदायिकता की समस्या, विभाजन की त्रासदी, अमानवीय कृत का चित्रण और सामाजिक तत्वों का खिलौना चित्र का अंकन किया गया है। इस कहानी में पात्र कथा नायक के अलावा कौन कौन है, तो दुबला बाबू हैं, सरदार जी हैं, बुढ़िया है, 3 व्यापारी हैं और वो 3 पठान व्यापारी हैं, लटकते मूंछों वाला आदमी आदि है। कहानी का जो प्रारंभ होता है वो गाड़ी के डिब्बे में एक सफ़र से शुरू होता है कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत सारे मुसाफिर नहीं थे, बस कुछ ही लोग थे, 10-11 लोग थे। जैसे मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते थे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। इसके अलावा डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। तो इस तरीके से पूरा जिक्र किया गया है, इस तरीके से कहानी बताई जा रही है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से कहानी शुरू होती है। कहानी का प्रारंभ रेलगाड़ी के सफ़र से होता है, जिसमें कथावाचक बताता है कि दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा है। इस कहानी में क्रम से किन किन रेलवे स्टेशन का जिक्र हुआ है यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। हो सकता है कि क्रम से पूछ लिया जाए, या हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि किसका जिक्र है किसका जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले इस नाम आता है झेलम स्टेशन, और झेलम के बाद आता है वजीराबाद का स्टेशन। क्योंकि झेलम का जब जिक्र आता है तो बताया गया कि शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था, जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली थी और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा, मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगता है और कहता है खा ले बाबू, ताकत आएगी और तू भी हम जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके की बात होती है। ऐसे वजीराबाद स्टेशन की जब बात आती है, जब गाड़ी पहुंचती है वजीराबाद, तो किसी ने पूछा कौन सा स्टेशन है, तो बताया जाता है वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देख कर कहा, और वहाँ पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है। तो यह वजीराबाद का जिक्र आता है। और फिर हंसपुरा रेलवे स्टेशन की बात आती है। हंसपुरा के बाद में अमृतसर की बात आती है। हंसपुरा के बाद में अमृतसर की बात आती है। तो इस तरीके से ये 4 दिए गए हैं क्रम से। वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर एक औरत और उसके साथ 16-17 वर्ष की लड़की के ट्रेन में आने और पठानों द्वारा उनका प्रतिरोध करने की कहानी इसमें वर्णित है। तो इस तरीके से आपने संक्षेप में देखा। जब डिटेल पूरा पढ़ाया गया तो उस समय अमृतसर आ गया कहानी का पूरा वाचन किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है सिर्फ वह मैंने आपको बताया है, क्योंकि अब तो वाचन का समय है नहीं। कम समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं पर आपका ध्यान होना चाहिए, उन्हीं का रिवीजन आपको करना है। और परीक्षा में भी आप देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अगर उन पर आपने ध्यान दिया, उन चीज़ों को देखा, तो वहीं से परीक्षा में प्रश्न मिल जाता है। अब अगर बात करें चीफ की दावत कहानी, तो 1953 में लिखी गई कहानी चीफ की दावत पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में पंजाब के रहने वाले सामनाथ और उनकी मां के बारे में कहानी दिखाई गई है। सामनाथ और उनकी मां के माध्यम से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच मानसिकता को उजागर किया गया है।
चीफ की दावत में सबसे पहला बिंदु यही परीक्षा में आता है कि किसके बीच में द्वंद्व है या किसके बीच की मानसिकता को उजागर किया गया, तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी। इस कहानी में माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का ताना बाना बुना गया है, जिसके माध्यम से माँ का दर्द दिखाया गया कि वो किस प्रकार बेटे बहू के लिए बोझ समझी जा रही हैं। जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए, अब वही बेटा उस बूढ़ी माँ को बोझ समझता है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि सामनाथ के घर चीफ की दावत है। सामनाथ और उनकी पत्नी तैयारी कर रहे हैं। सामनाथ अपने प्रमोशन के लालच में चीफ की दावत लेते हैं। सामनाथ के जो चीफ हैं यानी अंग्रेज अफसर के सामने अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को नहीं दिखाना चाहते हैं कि उनकी बूढ़ी अनपढ़ माँ के कारण उनकी बेइज्जती ना हो जाए। इसलिए सामनाथ अपनी माँ को घर में छुपाने का उपाय सोचते हैं। लेकिन जब चीफ की मुलाकात सामनाथ की माँ से होती है तो सामनाथ की माँ के ग्रामीण बोली से प्रभावित होकर चीफ और खुश होकर दोबारा आकर मिलने का वादा भी करते हैं। सामनाथ की माँ फुलकारी का ओढ़ना बनाना जानती हैं। ब्रिटिश अफसर ने फुलकारी का ओढ़ना बनाने के लिए कहा है। माँ अंत में बेटे से हरिद्वार जाने की जिद करती हैं। सामनाथ की माँ ग्रामीण क्षेत्र का विवाह गीत भी अंग्रेज अफसर को सुनाती हैं और वह विवाह गीत है, हरिया निमाए हरिया निभाने हरिया ते भागी भरिया है। तो यह पद भी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। परीक्षा में जो पॉइंट पूछे जाते हैं यह भी हो सकता है कि यहाँ पर जो मेहमान आने वाले हैं वो शाम को आने वाले हैं। माँ के लिए यह भी कहा गया है कि माँ खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, क्योंकि माँ क्या पहनती, खड़ाऊ पहनती है। तो उस दिन माँ ने क्या पहन रखा था उस पर भी प्रश्न बन सकता है। कहते हैं कि माँ चीफ आने वाले हैं, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। तो इस तरीके से माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकलती हैं। जेवर की बात आती है तो वहाँ पर कहती है कि जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई। तो इस पे बेटा नाराज होता है, कहता है माँ अब इसी का जिक्र करना बाकी था। माँ कहती है कि मैं ना पढ़ी ना लिखी, बेटा मैं क्या बात करूँगी चीफ से, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है। और 7 बजते बजते चीफ आ जाएंगे। और चीफ कहाँ के निवासी थे, बाय द वे अगर पूछा जाए तो चीफ अमेरिका के निवासी थे। चीफ कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। माँ को कहाँ भेजे जाने की बात हो रही थी पहले, तो पिछवाड़े में विधवा सहेली के घर चली जाएं, ये कहा गया था। तो इस तरीके का जो ये महत्वपूर्ण कथन है, जो बिंदु है, उन बिंदुओं की बात की गई। पंजाब के गाँव की दस्तकारी की बात की गई। जो फुलकारी का ओढ़ना है वो पंजाब के गाँव की दस्तकारी है। तो ये जो बिंदु है, जो विषय वस्तु है, उसे आप ध्यान रखना। और आशा करते हैं कि जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, इससे अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो फिर बहुत आराम से चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ ये वीडियो देने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि आपका रिवीजन हो जाए। माधवराव सप्रे की अगर बात करें, एक टोकरी भर मिट्टी। तो माधवराव सप्रे मध्य भारत में पत्रकारिता के जनक माने जाते थे। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका निकाली और इसी के मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के मराठा केसरी को यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना शुरू किया और इन्होंने नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन तथा कर्मवीर पत्रिका के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर में लिखा था कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ और राजनीतिक संस्थाओं के सहायक, उत्पादक तथा उसमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों
और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने वाले चिरंजीवी बनाने वाले थे। माधवराव सप्रे ने कहा है कि विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। मैं महाराष्ट्रीय हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। माधवराव सप्रे की जो कहानियां हैं वह इस प्रकार से है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, एक पथिक का स्वप्न कहानी, सम्मान किसे कहते हैं, आजम कहानी, सुभाषित रत्न कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो पाठ्यक्रम में है, इसके बारे में देवी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। डॉक्टर गोपाल राय ने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ हिंदी बताया है। वहीं डॉक्टर सत्यकाम ने कहा है कि एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। उन्होंने यह भी कहा कि ऊपरी तौर पर जमींदार के जुल्म की कहानी है, लेकिन वास्तव में यह मातृभूमि से लगाव की प्रतीकात्मक कहानी है। मातृभूमि से लगाव की प्रतीकात्मक कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई, तो यह एक प्रतीकात्मक कहानी है डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार। यानी जो बुढ़िया है वो बुढ़िया आम जनता का प्रतीक है, जो जमींदार है वो शोषक वर्ग का प्रतीक है, और जो मिट्टी है, जो उसकी जमीन है, वो भारत की भूमि का प्रतीक है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी फिरदौस के शाहनामा की एक कथा नौशेरमा का इंसाफ पर आधारित है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सर्वप्रथम सारिका पत्रिका के प्रसंग स्तंभ में हिंदी की मौलिक कहानी के रूप में छपी थी। कहानी में अगर हम पात्रों की बात करें तो जमींदार है, विधवा बुढ़िया है, विधवा बुढ़िया की 5 वर्षीय पोती है। कहानी का विषय है जमींदार का अहंकार, मानवता के जीत, विधवा का निर्मल मन। बाकी कहानी तो बहुत छोटी है, जिसे आपने पढ़ा ही होगा। अब इसके बाद में अगर बात करें तो ज्ञानरंजन की कहानी। ज्ञानरंजन का जन्म 1936 में महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। ज्ञानरंजन ने जबलपुर से 1973 में पहल पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। देखिए, जिन पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ है और जिस कहानीकार या उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार ने शुरू किया, उसकी जो पत्रिकाएं हैं उन्हें ध्यान रखना, क्योंकि 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट आते हैं उनमें ये चीज़ जरूर पूछ ली जाती है। ज्ञानरंजन साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यारों में शामिल है। अब आपसे प्रश्न यह भी बन जाएगा कि साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यारों में कौन कौन शामिल है, या साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यारों में कौन शामिल नहीं है। तो 4 है कौन, उन्हें ध्यान रखिएगा और इसी पर प्रश्न बन जाएगा। ज्ञानरंजन है, दूधनाथ सिंह है, काशीनाथ सिंह है, रविंद्र कालिया है। ज्ञानरंजन की 6 कहानी संग्रह है। इसमें 25 कहानियां इन्होंने लिखी है और सभी कहानियां सपना नहीं संग्रह में एक साथ संकलित हैं। बाकी जो अलग अलग हैं, जैसे फेंस के इधर उधर है, यात्रा है, क्षणजीवी है, सपना नहीं। फेंस के इधर उधर में कुल 12 कहानियां संकलित हैं। दीवा स्वप्नी कहानी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फेंस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता कहानी, जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, संबंध। ज्ञानरंजन की अन्य कहानियों में यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, घंटा, बहिर्गमन, अनुभव, अमरूद का पेड़, दाम्पत्य, रचना प्रक्रिया, हास्य रस, ये इनकी कहानियां हैं। अन्य रचनाओं में अगर बात करें तो इनका पत्र संकलन है कबाड़खाना, अन्य विधा में उपस्थिति का अर्थ, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र रचना, जैसे अमरूद की खुशबू मंगलेश डबराल ने जिसका संपादन किया। बाकी जो घंटा कहानी है उसके बारे में हम कुछ लिखने के यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिता कहानी के बीच में आप देखें कि बच्चन सिंह ने कहा है ज्ञानरंजन की पिता कहानी भारतीय कहानी है। इसमें भी 2 पीढ़ियों के बीच दुर्लभ खाई है, और यह खाई इस समाज की है, इस देश की है। इस कहानी की केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। गोपाल राय ने कहा कि ज्ञानरंजन का पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों के खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है।
जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ, फ्रेंच के इधर उधर में संकलित है। कहानी में पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है। इस कहानी का प्रारंभ गर्मी से होता, जो मुख्य रूप से बेचैनी का प्रतीक है। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में पिता है, जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वाभिमानी है, आत्मनिर्भर है, और जो पुत्र है वो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इस कहानी में घनश्याम नगर का जिक्र है, खुलदाबाद का जिक्र है, धूमनगंज का जिक्र है। और इस कहानी में वर्णित मौसम कौन सा है, तो गर्मी का मौसम है। इसमें जो मौसम है वो कौन सा मौसम है, तो गर्मी का मौसम दिखाया गया है। इस कहानी में दिखाया गया कि पिता जो है वो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिता पुराने ख्यालों के हैं। वो अपनी परंपरा को बच्चों पर थोपना भी नहीं चाहते, लेकिन खुद को इस आधुनिक युग से अलग रखना चाहते हैं। पिता अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार लगभग 35 वर्षों से रामायण और गीता का पाठ करते हैं। पुरानी जो चीज़ें हैं उन पर उनका ध्यान रहता है, जैसे बिल्ली का रोना है, कुत्तों का भौंकना है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, या पार्टी पर बैठकर पंखा झलना, जैसे पुराने लोगों की आपने तस्वीरें बहुत सी देखी होंगी, या पंखे की डंडी से पीठ का हिस्सा खुजलाना, या नहाते हुए जनेऊ से पीठ और छाती का मैल छुड़ाना। तो जैसी जो पुरानी चीज़ें थी और जिस तरीके से लोग कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से जिक्र किया गया है। यहाँ पर मैंने ये क्रम से भी दिया है, हो सकता है कि परीक्षा में क्रम से पूछ लिया जाए। सबसे पहले घनश्याम नगर की बात आती है, और घनश्याम नगर के बाद में खुलदाबाद की बात आती है। खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ से वो कपड़ा सिलाते थे। तो सुधीर ने कहा कि कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका कपड़ा दिलवा दूँ, वो ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस पर पिताजी नहीं मानते हैं। और फिर अंत में धूमनगंज की बात आती है। पिता को बताया गया कि वो किसी की बात नहीं मानते। पिता एकदम बुलंद है, भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं। पिता ग्रामीण परिवेश संस्कार पूर्णतः समाया हुए, जिसे कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसे मारते हैं, भगाते हैं। कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसे भगाते हैं। पुराने तौर तरीकों को ग्रामीण परिदृश्य के अनुसार अपनाते हैं, जैसे गंजी यानी बनियान, गंजी से पीठ का पसीना रगड़ना, जनेऊ से पीठ का मैल काटना, उंगली से माथे का पसीना पोंछना, हाथ का पंखा चलाना, उसकी डंडी से पीठ खुजलाना, घर का चक्कर चौकीदारों की तरह लगाना, बाहर खुले में नहाना, खुले में सोना। तो इस कहानी में पुत्रों के द्वारा पिता को आधुनिक बनाने और आधुनिक परंपरा में डालने की नाकाम कोशिश की जाती है। पुत्र द्वारा पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाया जाता है, दिल्ली एम्पोरियम से धोती मंगाई जाती है, लेकिन वो स्वेच्छा से पहनते नहीं हैं। उनके लिए कोट का अच्छा कपड़ा लाया जाता है, जो खुलदाबाद के किसी लंपटू दर्जी से सिलवाने की बात होती है। तो ये सारी चीज़ इस पिता कहानी में दिखाई गई है। बाकी आते हैं मूल कहानी। जो है मैंने पहले ही बताया कि मूल कहानी है, उसका वाचन यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीज़ें संक्षेप में चल रही हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही आपको बताया जा रहे हैं कि इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी की बात करते हैं। वो इलाहाबाद के निहालपुर गांव की थी। वो हिंदी के प्रसिद्ध कवित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनके 2 कविता संग्रह, 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो बिखरे मोती, भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मंझली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, कछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध, ग्रामीण, ये सारी कहानियां संकलित है। वहीं उन्मादनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, बेश्या की लड़की, ये उन्मादनी में संकलित है। स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते चलें। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित कहानियों में रूपा कहानी, कैलाशी नानी, ब्याह, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्र, तो ये सीधे साधे कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं। दुराचरी, मंगला, गुलाब सिंह, तांगे वाला, राही, हींग वाला। अब बात करते हैं राही कहानी की। तो इसका प्रकाशन
1947 में हुआ। सीधे साधे चित्र में संकलित है। दो पात्र हैं, अनीता और राही। इस कहानी में देश की दरिद्रता, स्त्री वेदना की झलक, गरीबों की व्यवस्था, राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति, मानवता सबसे बड़ा धर्म है का चित्रण किया गया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है। चोरी की दोषी राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, इनके द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारी की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से जेल के प्रवेश की बनी कहानी है। इस कहानी में जो राही है वो मंगरौरी जाति की थी, जिसने नाज की गठरी चुराई, जिसमें 5 से 6 सेर अनाज था और जिसके लिए उसको साल भर की सजा हो जाती है। राही के पति को धारा 109 में भी चालान किया गया था। उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह से ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण नहीं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई, इसलिए मैंने नाच की गठरी चोरी की। अनीता ने कहा कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। अनीता ने सोचा, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। अनीता ने सोचा, हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों के दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को, सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। अब इसके बाद में बात करते हैं राजा निर्बंसिया कहानी, जो कि कमलेश्वर की है। इसमें 2 कहानियां समानांतर चलती हैं। पौराणिक कहानी या ऐतिहासिक कहानी आप कह सकते हैं, पौराणिक की कहानी है, ऐतिहासिक कहानी भी आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ राजा निर्बंसिया कहानी। कमलेश्वर का जन्म 1 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। कमलेश्वर की कहानी नई कहानी के त्रिमूर्ति में शामिल है। अब नई कहानी की त्रिमूर्ति में कौन कौन है, यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। इन्होंने बिहान पत्रिका, नई कहानियाँ पत्रिका, सारिका पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, गंगा पत्रिका, इंगित पत्रिका, श्री वर्षा पत्रिका, इतनी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। इनका उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। कितने पाकिस्तान के लिए पद्म भूषण भी दिया गया है। कितने पाकिस्तान के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसमें अध्याय में बटा हुआ है, अध्याय में बटा हुआ है। और उस अध्याय की भी चर्चा मैंने आप लोगों से की थी। हो सकता है कि आप लोगों को याद भी हो। कितने पाकिस्तान का मैंने पूरा जिक्र किया था आप लोगों से। उसमें जो अध्याय हैं उन अध्यायों की भी चर्चा मैंने आप लोगों से की थी कि कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है उस उपन्यास में क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी किसकी चर्चा की गई है। एक बार हो सकता है कि आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को। कमलेश्वर की रचनाओं की अगर बात करें तो इनका जो नाटक है अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान, ये इनका नाटक है। उपन्यास में एक सड़क 57 गलियाँ, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी। काली आंधी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटते हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र। कहानी संग्रह में
राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक, जॉर्ज पंचम की नाक, बयान, जिंदा मुर्दे, मुर्दों की दुनिया, इतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान, कोर कहानी संग्रह। तो ये कहानियां हैं। कमलेश्वर ने 12 लोगों के आत्मकथा को गर्दिश के दिन शीर्षक से लिखा है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि गर्दिश के दिन में कितने लोगों की आत्मकथा है। 12, जिसमें मलयालम, उड़िया, गुजराती, उर्दू और हिंदी के लेखकों की आत्मकथा है। जैसे कौन कौन है? तो मोहन राकेश हिंदी के हैं, टी वासुदेवन नायर मलयालम के हैं, कृष्ण प्रसाद मिश्र उड़िया के हैं, राजेंद्र यादव हिंदी, शिव प्रसाद सिंह हिंदी, कृष्णा सोबती हिंदी, चंद्रकांत बछी गुजराती, भीष्म साहनी हिंदी, हरिशंकर परसाई हिंदी, फिक्र तोमई उर्दू, राही मासूम रजा हिंदी, कमलेश्वर हिंदी। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाए, चाहे भाषा पर आधारित पूछ लिया जाए, चाहे कुल कितने आत्मकथा यह पूछ लिया जाए, या पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा यह पूछ लिया जाए, या किन किन भाषाओं के लेखक हैं यह पूछ लिया जाए। जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कहीं यह पछतावा ना हो कि काश परीक्षा से पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होते, सर ने बताया था उसको देख लिए होते। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें देवा की माँ, पानी, देवा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, देव हो गया है। देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया, 3 दिन पहले की रात, गर्मियों के दिन, भटकते हुए लोग, चाय घर, शिक्षे, इंसान और हैवान, गाय की चोरी, नौकरी पेशा, सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। ये कहानियाँ संकलित हैं। ऐसे खोई हुई दिशाएं में एक अश्लील कहानी है, प्रेमिका है, खोई हुई दिशाएं हैं, जॉर्ज पंचम की नाक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ इसमें डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि जैसे मान लिया कि एक रुकी हुई जिंदगी कहानी किसकी है। यह जॉर्ज पंचम की नाक कई बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार पीला गुलाब पूछ लिया जाए, या दिल्ली में एक मौत पूछ लिया जाए, तो इसलिए स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। जिंदा मुर्दे में जो कहानियाँ संकलित हैं, जॉर्ज पंचम की नाक है, स्मारक है, नाच है, शरीफ आदमी, आत्मा अमर है, ब्रांच लाइन का सफ़र, अपने देश के लोग, नया किसान, भरे पूरे अधूरे, अपने अजनबी देश में, जिंदा मुर्दे, इतने अच्छे दिन कहानी संग्रह में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजा निर्बंसिया कहानी पर आते हैं, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। इस कहानी में 2 कथाएं समानांतर चलती है, जगपति और राजा निर्बंसिया का। जगपति को इस तरह से एक तरह से राजा निर्बंसिया ही सांकेतिक रूप में कहा गया है। जगपति जो है वो धनवान स्वाभिमानी व्यक्ति है, डाके में घायल होता है और अस्पताल में भर्ती होता है। चंदा जगपति की पत्नी है। लोगों द्वारा इस पर स्त्रीत्व का लांछन लगाया जाता है। इसके और बच्चन सिंह के बीच अनैतिक संबंध, जो कंपाउंडर बच्चन सिंह है उसके बीच अनैतिक संबंध की चर्चा की गई है। बच्चन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर है जहां पर जगपति का इलाज होता है। अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में राजा हैं, रानी हैं, दयाराम है, हंसराज है, हंसराज पंजाबी, सुदर्शन दर्जी, बंसी किराने वाला, भटियारिन, मेहतरानी, बन्ने, सकूरे। इस कहानी में दाम्पत्य जीवन की समस्या तथा सामाजिक जीवन की विसंगतियों के साथ स्त्री का सतीत्व और पुरुष के 2 रूपों की चर्चा की गई है। राजा निर्बंसिया की कहानी माँ सुनाया करती थी। राजा शिकार पर जाते थे और 7वें रोज महल लौट आते थे, लेकिन एक बार नहीं लौटे तो रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकल पड़ी। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित है। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक नहीं सकी। रानी के कोई संतान न थी, राजवंश का दीपक बुझने वाला था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। राजा प्रतिदिन सुबह टहलने जाते थे। एक दिन मेहतरानी ने झाड़ू पोछा पटक कर कहा, माथा पीटने लगी कि हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देख लिया है।
न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, कौन सी विपद टूट पड़े। राजा को बहुत दुख हुआ, उल्टे पैर महल को लौट गए और मंत्री को कहा कि मेहतरानी को का घर अनाज से भर दो। तो एक दिन राजा शिकार पर जाते हैं और रानी वेश बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंचती है और उनके साथ रात भर रहती है। सुबह होने से पहले महल लौट आती है। राजा को यह पता नहीं चल पाता है कि रानी ही थी जो रात भर मेरे साथ थी, और राजा वहां से अपने राज्य से बाहर की ओर निकल जाते हैं। और कई वर्ष बाद राजा अपने घर बहुत सारा धन लेकर गाड़ी में लाद कर आ रहे होते हैं। राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पटेल की झाड़ी में उलझ गया। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर से सुपारी लाकर छुआ दे इसको तो निकल जाएगा। वहीं दो बालक खेल रहे थे और उन्होंने सुना तो खुद चलकर पहुंचे। कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े, घर गए, सुपारी लाकर छुआ दिया और फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल के दो बालक हैं, आखिर कहाँ से आए। तो रानी ने कहा ये उन्हीं के राजकुमार हैं। और राजा को विश्वास नहीं हुआ तो रानी बहुत दुखी हुई। रानी ने अपने सतीत्व का परिचय दिया। राजा ने रानी का नाम से बड़ा मंदिर बनवाया, सिक्कों पर राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू कराया। दूसरी जो कहानी है वो इसी के विपरीत जगपति की है। ख्यालों का राजा जगपति था। जगपति और लेखक बताता है कि जगपति और हम साथ पढ़ते थे। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे की ही वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया। जगपति की पड़ोस के गांव में शादी हो जाती है। उसकी पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। जगपति की माँ को सांस का रोग था, दमा का रोग था। जगपति के शादी के 4 साल बाद जगपति के माँ का देहांत हो जाता है। जगपति के दूर के रिश्ते के भाई दयाराम के यहाँ शादी होती है। वहाँ जाता है और कहा था कि हम 10वें दिन आ जाएंगे, पर 6ठे दिन खबर मिली कि दयाराम के घर डाका पड़ गया और वो उसमें घायल हो जाता है। वहाँ पर घायल हो जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जगपति के इलाज के लिए पैसों की कमी थी तो जगपति ने चंदा से कहा है, क्या कहा है, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब यह कथन आता है तो कहते हैं पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास है तो गोदान का होगा क्योंकि कृषक समस्या से संबंधित है, कर्ज से संबंधित है ना, तो गोदान का नहीं है। यहाँ ध्यान रखना। महत्वपूर्ण कथन है कि चंदा चादर के बराबर ही पैर फैलाई जा सकती है, हमारी औकात इन दवाओं की नहीं है। उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे एक के 4 दिन लग जाए। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने इलाज के लिए अपने कड़े गिरवे रख दे। यहाँ दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया है, उसी से आपके लिए दवाइयाँ आई हैं। फिर बचन सिंह का तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो जाता है। बचन सिंह जगपति के शहर के अस्पताल में पहुंच जाता है। जगपति भी 15-20 दिन बाद अपने घर के लिए चंदा के साथ रवाना होता है। गली में जैसे पहुंचने लगता है तो लग रहा है कि बनवास काटकर राजधानी लौट रहा हो। गली से आगे बढ़ने पर जमुना, सुनार, मुंशी जी, चाची सभी मिलते हैं और चाची बोलती हैं, व्यंग करती हैं कि राजा निर्वंशी अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है। चंदा को कुलमा कहा जा रहा है। और घर पहुंचते ही अंधेरा होता है। जगपति चंदा से कहता है कि लालटेन जलाओ। चंदा कहती है इसमें तेल नहीं है। तो जगपति कहता तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। तो एक तरीके से तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा चंदा के तरफ व्यंग है, यानी कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चे नहीं, इसलिए यह व्यंग ही है। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही होती है कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा, और चंदा सिसकने लगती है। जगपति अब कुछ व्यापार करना चाहता है लेकिन पैसों की कमी है। सोचता है बचन सिंह ने जो उसे कड़े वापस कर दिया था उससे मांग ले। फिर सोचता है कि एक स्त्रीत्व के लिए यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन में सार्थकता ही क्या है। यानी अगर मैं कड़े की बात करूंगा तो कहीं वो पर्दा जो पड़ा वो पर्दा उड़ जाएगा जिससे उसका पत्नीत्व और मातृत्व छीन जाएगा, तो फिर कोई सार्थकता नहीं बचती है। फिर ये बचन सिंह की और कंपाउंडर की और चंदा की ये पूरी यहाँ पर कहानी है। तो ये पूरी संक्षेप में मैंने आपको कहानी यहाँ पर पूरा सुना दिया। अब इसके बाद में अगली कहानी जो है वो है कोसी का घटवार, जो कि शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवार
के लेखक शेखर जोशी जनवादी कहानीकारों में से एक हैं। इनका पहला कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, जो 1958 में प्रकाशित हुई। इसमें 10 कहानियां संकलित हैं। कोसी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना परीक्षा में आए। फिर ये मत कहना सर मैंने वीडियो नहीं देखा, नहीं तो मैं कर लेता। इसीलिए मैंने कहा है कि कहीं आपके मन में यह शब्द बाद में ना आए, काश पूरा देखा होता। परीक्षा के बाद आपको देखना पड़े कि हाँ देखो मैंने सही किया है कि नहीं सही किया, एक बार देख लेते हैं, तो ये नौबत ना आए। इसलिए अंत तक बने रहे, चीज़ों को देखें, समझते हुए चलें। आप ही के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें दी जा रही हैं, रिवीजन कराया जा रहा है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में जो संकलित कहानियाँ हैं वो है दाजी उस्ताद, कभी प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, किंक्रोम जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुबह दीदी, बदबू, जिनमें से आप देखेंगे बदबू कहानी भी पूछी जा चुकी है, दाजी भी पूछी जा चुकी है, कभी प्रिया भी पूछी जा चुकी है। कोसी का घटवार तो खैर पाठ्यक्रम में है ही है। शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह में साथ के लोग, हलवा है, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, आदमी का डर, ये भी है। कोसी का घटवार कहानी जो शीर्षक है कोसी का घटवार, इसमें कोसी का घटवार कौन है? तो कोसी का घटवार लक्ष्मा का प्रेमी गोसाई है। और प्रतीकात्मक रूप से अगर कोसी की बात करें तो कोसी कौन है, किसका प्रतीक है? लक्ष्मा का प्रतीक है। इस कहानी में गोसाई और लक्ष्मा के प्रेम को, पहाड़ी जीवन के सांस्कारिक प्रेम को दिखाया गया है। इसमें प्रतीकात्मकता भी है। कोसी की सूखी धार लक्ष्मा के जीवन को व्यक्त करती है। और इस कहानी का आरंभ गोसाई के घाट से होता है जो कोसी के किनारे है। जेठ माह में कोसी की धारा का वेग बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण सूखा की समस्या को भी व्यक्त किया गया है। कहानी में पात्र में गोसाई है जो फौज में रह चुका है, अनाथ है, लक्ष्मा का प्रेमी है। उमेद सिंह गोसाई के घाट के पास इसका भी घाट है, अर्थात चक्की है। लक्ष्मा कहानी की मुख्य महिला पात्र है, गोसाई की प्रेमिका है, लेकिन राम सिंह से शादी हो जाती है। इसका 6-7 वर्षीय बालक है, पति की मृत्यु हो चुकी है। धर्म सिंह हवलदार था, इसी से प्रभावित होकर गोसाई फौज में गया था। नर सिंह प्रधान थे। पहली बार गोसाई फौज से बैसाख महीने में छुट्टी पर गांव आ गया था, तो प्रधान ने कहा था कि आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। किशन सिंह गोसाई के यूनिट का सिपाही था और इसी ने गोसाई को बताया कि मेरे गांव के राम सिंह की शादी लक्ष्मा से हो रही है। इस कहानी में आंचलिक ग्राम देवता गंगनाथ जू का भी चित्रण है। गोसाई अपने घट के पास मिहल की छांव में, मिहल होता है, मिहल एक पेड़ होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, मिहल की छांव में बैठकर लकड़ी के जलते कुंदों को खोदकर चिलम सुलगाए और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। इधर चक्की चल रही है जिससे आवाज़ इस प्रकार आ रही है, छिछर छिछर की आवाज़। मथानी जो है चल रही है, काट रही है। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा है। किट किट खप्पर में दाने गिराने वाली चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो ये भी परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि कौन सी आवाज़ पहले आती है, आवाज़ आने का जो क्रम है वो कौन सा है। गोसाई कहता है, जा साला सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ से कहाँ चला गया, कैसी अनहोनी बात है। गोसाई का यह घट पर इसकी भी चाल ऐसे जैसे लद्दू घोड़े की चाल। कैसे घोड़े की चाल? लद्दू घोड़े की चाल। गोसाई कितने वर्ष फौज में रहा है? 15 वर्ष। जब छुट्टियों में फौज से गोसाई आया था तो लोगों की भीड़ लगी थी। चना, गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू के लिए लोग आए थे। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है। एक दिन गोसाई कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया। वहीं पर लक्ष्मा से इसकी मुलाकात हुई। लक्ष्मा ने कहा था कि इसे यहीं रख जाना, मेरे पूरे बाह की कुर्ती इससे निकल आएगी, क्योंकि गोसाई के कपड़े में काफल के फल का रंग लग गया था। लक्ष्मा के पिता ने गोसाई से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। कहा था कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। लक्ष्मा गोसाई के घाट पर आती है। लक्ष्मा और गोसाई में वार्तालाप होती है। लक्ष्मा कहती है कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता।
जेठ जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। मुश्किल पड़ने पर कोई भी किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपना गुजारा कर लूँगी, किसी के आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। लक्ष्मा का 6-7 वर्षीय बालक भी घाट पर आता है तो लक्ष्मा कहती है, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ आ पहुँचा। गुसाई ने कहा, बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा, इसे रोटियाँ दे दो। गुसाई ने कहा है कि लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। गुसाई ने कहा, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। गुसाई ने यह भी कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ जाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। तो ये था, आपने देखा ये कहानी। अब इसके बाद में अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र कुमार का है, और ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, पहाड़ी जीवन पर आधारित है। नैनीताल का दृश्य दिया गया है। नैनीताल में नैनी झील है, नैनी झील के पीछे जो मैदान पड़ा हुआ है, वहीं बेंच पड़ी है, वहीं पर पूरी की पूरी कहानी और दीपक होटल की कहानी का पूरा जिक्र किया गया है। यह मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार थे जैनेंद्र कुमार। इनके पिता का नाम प्यारेलाल, माता का नाम रामा देवी था। इनका पहला कहानी संग्रह था फांसी। इनका पहला उपन्यास था परख, और इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अन्य उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी पूछे जाते हैं। जैनेंद्र कुमार के निबंध की अगर बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, जैनेंद्र की कहानी और कहानी संग्रहों में खेल, फांसी, वातायन, ये सब है। इनकी पहली कहानी जो थी खेल, वो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फांसी कहानी में क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी है। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य रचनाओं के बारे में जो बताया गया है, अन्य रचनाओं के जो बारे में बताया गया है, जैसे तपोभूमि उपन्यास 1974 में जैनेंद्र ने ऋषभ चरण जैन के साथ लिखा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैनेंद्र टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किस नाम से किया है, तो प्रेम में भगवान नाम से किया है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने खुद बता दिया है कि जहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ स्क्रीनशॉट बता दिया जाता है। अपना अपना भाग्य कहानी की अगर बात करें तो इस कहानी का प्रकाशन 1931 में हुआ, वातायन में संकलित है। इसमें पात्र कथावाचक उसका मित्र, वकील और 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। इसमें शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। इसमें 10 वर्ष के बालक के ठंड से मरने की कहानी है और अन्य लोगों की स्वार्थपरता, मनुष्यहीनता, संवेदनहीनता को दिखाया गया है। समाज के संपन्न और समर्थ लोगों के अंदर व्याप्त संवेदनहीनता, निष्ठुरता, इसी प्रकार का व्यंग्य इस कहानी में किया गया है। उच्च पदों पर आसीन तथा सर्वरूप से संपन्न कथित बुद्धिजीवी जो समाज और गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं करते। उनकी दया और सहानुभूति केवल बड़े बड़े शब्दों के आडंबर तक ही सीमित है। जब वास्तविक रूप से किसी गरीब असहाय की सहायता करने की बात आती है तो बहाना बनाकर बच निकलना चाहते हैं। कहानी में नैनीताल की संध्या से प्रारंभ, कहानी नैनीताल की संध्या से शुरू होता है। खुले पार्क में पीछे पोलो वाला मैदान था जहां बच्चे हॉकी खेल रहे थे। अब कौन सा मैदान था और कौन सा खेल खेल रहे थे, ये ध्यान देना है। यहाँ विरोध जरूर है। पोलो का मैदान है तो पोलो नहीं खेल रहे थे बच्चे, हॉकी खेल रहे थे, हॉकी का मैदान नहीं था। तो इस तरीके के तथ्य भी परीक्षा में डाले जा सकते हैं।
वहाँ पर सभी वर्ग और उम्र के लोग चल रहे थे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही उम्र के लोग थे, केवल बच्चे थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जा रहा था। उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टों में छुपाकर सामी धरती में आग गाड़े कदम से कदम बढ़ाए जा रही थी। ब्रिटिशों के गुलामी करने वाले अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे मैदान में। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वो निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी और उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन की आवाज़ होती है, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटल की ओर चल दिए और रात के 1 बजे तालाब किनारे बेंच पर मित्र के साथ बैठे थे। वहीं पर एक 10 वर्षीय बालक दिखा जो नंगे पैर, नंगा सिर, बड़े बड़े बाल, मैली कमीज में था। रंग गोरा था पर मैल के कारण काला दिख रहा था। और उसने बताया कि उसके माँ बाप यहाँ से 15 कोस दूर गांव में रहते हैं। तो यह भी जो तथ्य है, इस तथ्य को भी ध्यान रखना। कितने कोस दूर गांव से आया था? 15 कोस। बालक ने बताया कि उसके छोटे छोटे भाई बहन है, घर से भाग आया है, वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भूखा रहता है, मारता है, माँ भूखी रहती है, रोती है। उसका एक साथी भी आया था जो गांव से आया था, साहब ने उसे बहुत मारा और वो मर गया। हम और हमारे मित्र उस लड़के को साथ लेकर पास के होटल में रह रहे वकील मित्र के पास जाते हैं कि शायद इसे कहीं कुछ मिल जाए। हमारे मित्र उस बालक को सहायता के लिए कुछ रुपया देना चाहते थे, लेकिन फुटकर नहीं था। कहते 10 रुपये का नोट है, फुटकर नहीं है। तो इस तरीके की बात यहाँ पर दिखाई जाती है और बाद में पता चलता है कि वही लड़का जिसे मैंने रात में देखा था, पेपर में पढ़ते हैं कि देहांत हो गया। तो इस तरीके से यह कहानी है। और फिर सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती का। इनके कहानी संग्रह का जरूर ध्यान रखिएगा कि डार से बिछड़ी है, मित्रों मरजानी है, यारों के यार है, बादलों के घेरे। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो प्रकाशन वर्ष के साथ पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हसमत भी परीक्षा में पूछा जा चुका है एक बार कि कितने भागों में है। सोबती एक सोबत भी पूछा गया है। शब्दों के आलोक में भी पूछा गया है। मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व की सही तलाश में यह भी पूछा गया है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लें। इनका यात्रा वृत्तांत भी है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। अब इसके बाद में सिक्का बदल गया कहानी में आते हैं। ये विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई कहानी है और 1948 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह बिंदु आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख पात्रों में साहनी है, विधवा स्त्री है, कहानी का मूल पात्र शेरा है। इसका लालन पालन साहनी ने किया है। दाऊद खां थानेदार है। बेंगू पटवारी है। इस्माइल ये मस्जिद के मुल्ला हैं। हसैना शेरा की पत्नी है। रसूली पास की एक महिला है। फिरोज शेरा से साहनी को मारने की सलाह देता है। इसके अलावा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उन कथन को जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे साहनी ने कहा है कि शेरा की पत्नी हसैना से कहा कि पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। साहनी चिनाब नदी में किसका उद्घोष करती हैं? श्री राम का उद्घोष करती हैं। सूर्य नमस्कार करती हैं, लेकिन वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं, क्योंकि रेत में अगणित पांव के निशान देखती हैं। साहनी पिछले 50 वर्ष से यहाँ नहाती आ रही हैं। साहनी ने कहा, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए थे। कुल्लूवाल का जिक्र किया गया है। रसूली ने जो कहा है, साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने, उसकी बात की गई है। यानी विभाजन की पूरी त्रासदी यहाँ पर वर्णित की गई है। बेंगू पटवारी जो कहते हैं कि साहनी रब नू यही मंजूर सी, वह सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। यानी सिक्का बदल गया है शीर्षक जो दिया गया है, ये कौन सोचता है? तो बेंगू पटवारी। सबसे पहले कौन सोचता है? बेंगू पटवारी। आज वही थानेदार मसूद खां सीना ताने खड़ा हुआ है, जिसके लिए साहनी ने सोने के कण फूल इसके मंगेतर को दिए थे मुंह दिखाई में। इस्माइल जो मस्जिद के मुल्ला है,
शाही के भागोवाल मस्जिद के लिए 300 रुपये चंदा दिया था साहनी ने। आज वही थानेदार दाऊद खां कहते हैं साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वहीं इस्माइल खां ने साहनी से कुछ कहा, कहते हैं कुछ कह जाओ साहनी, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। तो साहनी ने कहा है कि रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। ये साहनी ने किससे कहा है? तो इस्माइल को कहा है। शेरे ने साहनी के पाँव छुआ और कहा साहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। तो साहनी ने कहा कि तैनू भाग जगण चलना, तैनू भाग जगण चलना किसे कहा है? शेरे को कहा है साहनी ने। दाऊद खां कह रहा था साहनी मन में मैल ना रखना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये कहानी देखी। अब अंतिम में देखते हैं इंस्पेक्टर मातादीन कहानी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हरिशंकर परसाई पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था, उनसे प्रभावित थे। इन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन शुरू किया। इन्होंने कहा कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों, पाखंडों का पर्दाफाश करता है। व्यंग के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि व्यंग वह है जहाँ कहने वाला तो अधरोष्टों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। हरिशंकर परसाई के बहुत सारे व्यंग हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, जैसे बेईमानी की परत है, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, तब की बात और थी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये तो पाठ्यक्रम में ही यह व्यंग 1971 में लिखा गया, जो कि अपने अपनी बीमारी संग्रह में संकलित है। मातादीन के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर व्यंग किया गया है। इसमें प्रमुख पात्रों में मातादीन है, बलभद्र हवलदार है, अब्दुल गफ्फूर मातादीन का मुंशी है और हवलदार रामजीवन है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत जाते हैं, वहाँ से एड़ी चमकाने का पत्थर लाते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन को पुलिस प्रशासन के लोग जीप एक्टसा कहते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन पृथ्वी से चांद पर यान से जाते हैं और चांद पर कहानी में पत्नी के लिए मकान, खटला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बिंदु पर जरूर ध्यान होना चाहिए कि पत्नी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मकान और खटला जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में प्रसूता अवस्था के लिए जचकी शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अब तो ट्रेंड बन गया। परीक्षाओं में आप देखते हैं कि ऐसी शब्दावली दे दी जाती है और कहा जाता है इस कहानी में इस शब्द का आशय क्या है। तो इसे भी आप ध्यान रखना, जचकी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन अर्थात डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं। मातादीन यान में बैठते हुए हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन रहा है। और हनुमान चालीसा का कौन सा पद कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि परविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। चांद पर पहुंचकर मातादीन ने किसी से एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं लगे थे। दूसरी बात, उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मातादीन चांद पर पहुंचकर सर्वप्रथम हनुमान मंदिर बनवाते हैं। मातादीन चांद पर पहुंचकर दूसरा प्रमुख कार्य करते हैं, पुलिस की तनख्वाह कम कर दी। तीसरा कार्य करते हैं जांच विधि में सुधार। तो इस कहानी में एक मुहावरा भी बहुचर्चित रहा है, ऊपर से हो रहा है, और इसी आधार पर पूरा का पूरा व्यंग किया गया है। इंस्पेक्टर मातादीन पुलिस में भर्ती हुए इनको 26 साल हो चुके हैं और इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर एक आदमी को 20 साल की सज़ा सुनाई। मातादीन चांद पर चौथे दिन वापस आते हैं। तो ये भी जो 3 बिंदु हैं इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा और इस बार परीक्षा में जरूर इस पर प्रश्न बन सकता है। 2025 वाले में इस बार जरूर प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। परीक्षा तो 2026 में होगी, लेकिन जो 25 की वैकेंसी है उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, इसका प्रकाशन 1904 में हुआ। ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें
लेखिका भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन व्यवस्था पर चंदेल से बातें करती हुई व्यंग करती हैं, सत्ता को चुनौती देती हैं, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को उजागर करती हैं, बिजली के माध्यम से नारी की स्थिति को दिखाती हैं, चंद्र ग्रहण को भारतीय समाज की ब्रिटिश उपनिवेश के नकारात्मक प्रभाव को दिखाया और वृद्ध लोगों के काम में हस्तक्षेप, प्रमोशन के लिए रिश्वत की बात की गई। अमरावती की तुलना कलकत्ता से की गई। लॉर्ड कर्जन को गौरांग महाप्रभु कहा गया और चंद्रदेव के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त की चर्चा की गई। वहीं दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ सरस्वती पत्रिका में। हास्य विनोद की कथा है, साथ ही साथ नवविवाहिता की मनोदशा का चित्रण है। इसमें बंशीधर एक उलझा हुआ इंसान है और जो दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली है वो कौन है तो नवल किशोर हैं। बंशीधर के मित्र हैं, स्वदेशी के प्रचारक भी हैं, समर्थक भी हैं। जानकी बंशीधर की पत्नी है, सीता जानकी की बहन है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। नवल द्वारा किशोर अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। कहानी का प्रारंभ काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होता है। ये जरूर 1, 2, 3, 4 के बिंदु में हो सकता है कि कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो काशी के दशाश्वमेध घाट से होता है। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में उनका ससुराल है। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है। बंशीधर के ससुराल में एक साला है, एक साली है और सास है। बंशीधर और नवल किशोर दोनों एक ही ट्रेन में मुगलसराय से यात्रा कर रहे थे। इस स्टेशन का नाम भी पूछा जा सकता है। बंशीधर कहते हैं, नाहक विलायती चीज मोल लेकर क्यों रुपए बर्बाद की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा ही पर रहेगा देश में ही। तो इस तरीके से 11-12 कहानियों का रिवीजन आपने 1 घंटे में कर लिया, 1 घंटे 6 मिनट में। बाकी जो शेष कहानियाँ इसका पार्ट आप कंपटीशन एकेडमी चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं अगली वैकेंसी के लिए या मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए, हरियाणा के साक्षात्कार के लिए, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। उपन्यास में जो आपके पाठ्यक्रम के उपन्यास हैं उन पर आधारित चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक इसका दूसरा वाला पार्ट नहीं देखा है तो कंपटीशन एकेडमी पर जाकर आप देख सकते हैं। लोगो यही रहेगा जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया है।